नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके पसंदीदा YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। मित्रों, हमने पिछली क्लासेस के अंदर व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को पढ़ा और अंत के अंदर पिछली क्लास के अंत के अंदर मैंने आपको व्यक्तित्व मापन की विधियों के प्रकार बताए कि व्यक्तित्व मापन किन किन विधियों की सहायता से किया जाता है और वो कितने प्रकार की होती है। आज हम उन्हीं विधियों को डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक विधि मैंने आपको 3 प्रकार की विधियां बताई थी, आत्मनिष्ठ विधि, वास्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपीय विधियां। देखिए, आत्मनिष्ठ विधियों के अंदर मैंने आपको विधियों के नाम बताए थे, अवलोकन विधि, उसके अलावा साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि और अंतर्दर्शन विधि। और इसी प्रकार वस्तुनिष्ठ विधियों के नाम बताए थे और प्रक्षेपीय विधियों के भी नाम बताए थे। आज हम एक एक विधि को लेते हुए उसको डिटेल से पढ़ेंगे, उसका विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले इन विधियों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि विधियां कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, विधियां जो है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की विधियां होती हैं। सबसे पहले हम जिस विधि की बात करेंगे वो है हमारी आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि आत्मनिष्ठ विधि के अंदर मैंने आपको विधियों के नाम बताए थे। उनमें सबसे पहली जो विधि है वो है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि, देखिए, अवलोकन विधि को ही हम ये कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हमें ये पता करना है कि अवलोकन होता क्या है। तो देखिए, अवलोकन क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जब पता लगाते हैं और जिस माध्यम से लगाते हैं वो माध्यम हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है या अवलोकन कहलाता है। तो देखिए, जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का पता लगाने के लिए हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, देखिए, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का जब हम प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए, व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए, तो वो चीज क्या कहलाती है, अवलोकन कहलाती है। जब हम 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार को जानने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अवलोकन कहलाता है या ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि आत्मनिष्ठ विधियों और वस्तुनिष्ठ विधियों और प्रक्षेपीय विधियों में फर्क क्या है। आत्मनिष्ठ विधि क्या होती है, इसमें एक समय में एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो एक व्यक्ति का हमें व्यवहार जानना, मान लीजिए एक ये व्यक्ति है, हमें इस व्यक्ति का क्या जानना है, व्यवहार जानना है। ठीक है। तो हमें क्या है, किसके माध्यम से, हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस व्यक्ति का व्यवहार जानेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का व्यवहार है। तो देखिए, उसमें हमारी आंख हमारी सहायता देगी, नाक किसी चीज को सूंघ कर ये व्यक्त करना कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, कान सुनकर, और जीभ किसी चीज का, देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो उसमें नमक ज्यादा है, कम है, तो इसका स्वाद, इसका अवलोकन हम कैसे करते हैं, जीभ की सहायता से करते हैं। तो जीभ भी हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियों का एक पार्ट है। तो किसी भी चीज के बारे में पता लगाना, जब ज्ञानेंद्रियों की सहायता से पता लगाना, तो मेथड क्या कहलाता है, अवलोकन मेथड
कहलाता है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि व्यवहार ये है व्यक्तित्व मापन की सबसे प्राचीन विधि। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तित्व मापन की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो ये अवलोकन विधि है, जिसे हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अगली विधि के बारे में बात करेंगे। दूसरी जो विधि है हमारी वो है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि। अब देखिए, साक्षात्कार के बारे में आप लोग जानते हैं, आमने सामने बैठकर, इसका अर्थ क्या होता है, आमने सामने बैठकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापना क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है या इंटरव्यू कहलाता है। अब साक्षात्कार के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति को सामने बिठा लिया जाता है और उससे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, मौखिक क्वेश्चन होते हैं। कौन से होते हैं, मौखिक क्वेश्चन होते हैं। इसलिए हम इस विधि को मौखिक विधि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मौखिक विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, साक्षात्कार विधि को हम मौखिक विधि भी कह सकते हैं। इस विधि के अंदर इतना ही है, हमें याद रखना है कि साक्षात्कार विधि को हम मौखिक विधि भी कह सकते हैं, इंटरव्यू मेथड। और इस विधि के अंदर क्या होता है कि आमने सामने बैठाकर व्यक्ति से मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसके व्यक्तित्व को मापने के लिए। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आत्मनिष्ठ विधि के अंदर तीसरी विधि का अध्ययन करते हैं। आप देखिए, तीसरी जो विधि है हमारी जीवन इतिहास विधि, जिसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं जीवन गाथा विधि। देखिए, तीसरी विधि का नाम है जीवन इतिहास विधि, और हम इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, जीवन गाथा विधि। देखिए, जीवन इतिहास विधि या जीवन गाथा विधि के अंदर क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस विधि का प्रवर्तक कौन है। इस विधि को सबसे पहले यूज किसने किया, तो इस विधि को सबसे पहले यूज करने वाला व्यक्ति था टाइडमैन। कौन था, टाइडमैन। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और बेशर्ते वो क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति के अंदर विलक्षणता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विलक्षणता होनी चाहिए। विलक्षणता क्या होती है, विलक्षण क्या होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति समाज में एक विशिष्ट योग्यता रखता हो, समाज से थोड़ा अलग हो। देखिए, हम एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज से हटकर कुछ अलग कार्य किए थे, उनके अंदर एक अलग योग्यता थी। इसलिए हम एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर क्या थे, विलक्षण थे। विलक्षण का मतलब कुछ अलग, समाज से अलग, हर व्यक्ति से अलग था वो व्यक्ति। ठीक है, ऐसे हमारे समाज के अंदर हमें बहुत से व्यक्ति मिलेंगे जो एक स्पेशल योग्यता रखते हैं समाज के अंदर। तो इस व्यक्ति का अध्ययन करना, जिस व्यक्ति के अंदर विलक्षणता पाई जाती है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीवन गाथा विधि कहलाता है। अब देखिए, जीवन गाथा विधि के अंदर क्या होता है, देखिए अब
सबसे पहले हमने जिस विधि का नाम लिया था अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, उस विधि के अंदर भी हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। यहां भी हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही अध्ययन करेंगे, परंतु वो शर्तें क्या होना चाहिए, व्यक्ति विलक्षण होना चाहिए। उसके अंदर हम सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, उसी से ही हम क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब हम इसके अंदर इसके माता पिता के बारे में, अगर मान लीजिए हमें एपीजे अब्दुल कलाम पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो हम क्या करेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़े हुए अन्य लोगों से भी क्या उनके बारे में पूछताछ करेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट्री बनती है। हमारे देश में काफी ऐसे नेता हुए या प्रधानमंत्री हुए जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रियां बनी हुई है, तो वो किस प्रकार से बनी हुई है, लोगों से जानकारियां इकट्ठी करके, जो स्रोत है उनके जीवन के, उन स्रोतों से जानकारी इकट्ठी करके, क्योंकि उनके अंदर किसी न किसी व्यक्ति को कुछ विलक्षण नजर आए, यानी कि समाज से अलग कुछ नजर आया, तो उनके ऊपर उन्होंने उनकी जीवन गाथा विधि के माध्यम से उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास किया। तो उसके अंदर क्या थे, विलक्षण थे। इसलिए तो इसके अंदर हमें इतना सा याद रखना है कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, परंतु वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, विलक्षण से परिपूर्ण होना चाहिए, उसके अंदर विलक्षण होने चाहिए। इतना सा हमें इस चीज के अंदर याद रखना है। पहली बात तो हमें ये याद रखना है, इसका प्रवर्तक कौन था, सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किसने किया था, तो वो टाइडमैन था। ठीक है, यहां तक हुई। अब हम बात करते हैं चौथी विधि के बारे में। चौथी जो विधि है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन का अर्थ क्या होता है, अपने अंदर दर्शन करना। क्या अर्थ होता है, अपने अंदर दर्शन करना। देखिए, आपको जो मनोविज्ञान का सामान्य परिचय करवाया था, तब मैंने आपको एक बताया था कि मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी, विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने, और कहा की थी, लिपजिंग नगर के अंदर। ठीक है, जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान के ऊपर की थी 1879 के अंदर। ठीक है, जिसे अब ये लिपजिंग विश्वविद्यालय के अंदर की थी। कौन सा विश्वविद्यालय था, लिपजिंग विश्वविद्यालय था, जिसका हाल ही के अंदर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अब देखिए, इस विधि का इससे क्या संबंध है, तो देखिए, अंतर्दर्शन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम वुंट ने किया था अपने इस लेब के अंदर, कि अपने अंदर दर्शन करना। मान लीजिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं और मैंने आपको कहा कि आप अपने अंतर दर्शन करके मुझे ये बताइए कि आपका व्यवहार कैसा है। देखिए, जब पुलिस किसी चोर को पकड़ती है तो सबसे पहले वो उसी को ये पूछती है कि क्या तुमने चोरी की है, तो वो व्यक्ति अपने अंदर झांक कर ये कहेगा कि हाँ मैंने चोरी की है, नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा, क्योंकि कोई चोर ये नहीं कहेगा मैंने चोरी की है, या कोई ये अपने अंदर दर्शन करके अपनी कमियों को उजागर नहीं करेगा। देखिए, इस विधि को बाद में जाके इस विधि को अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, अपने अंदर दर्शन करना। और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से अगर कोई प्रश्न पूछेंगे उसके बारे में, तो वो अपने अंदर दर्शन करके जो आंसर आपको देगा वो आंसर जरूरी नहीं है कोई प्रमाणिक हो या वैध हो। ठीक है, इसलिए इस विधि को क्या है, अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये विधि से हमें कोई भी प्रमाणिक चीज प्राप्त नहीं होती है। किसी चोर से ये पूछोगे कि क्या तुमने चोरी की है, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की है, क्योंकि अंतर्दर्शन का अर्थ यही होता है कि हम अंदर देख के, हमारे अंदर झांक कर हम ये बताएं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो ठीक है, तो अंतर्दर्शन विधि को अवैज्ञानिक विधि घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये थी आत्मनिष्ठ विधियां। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में।
अब देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारी जो विधियों का प्रकार है वस्तुनिष्ठ विधियां। नेक्स्ट है वस्तु निष्ठ विधियां। देखिए वस्तुनिष्ठ विधियों का अर्थ क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति का अध्ययन, व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन। ठीक है, क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। जिस प्रकार से हमारे आत्मनिष्ठ विधियों में केवल एक व्यक्ति का एक बार में अध्ययन किया जाता था, इसमें एक बार में दो से अधिक व्यक्तियों का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। देखिए इसमें महत्वपूर्ण चार विधियां हैं। सबसे पहली जिस विधि की हम बात करेंगे वो विधि है हमारी प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि, इस प्रश्नावली विधि को हम आत्मनिष्ठ विधियों में भी रख सकते हैं, परंतु शर्त क्या है कि इस विधि के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति का अगर अध्ययन होता हो तो इसको आत्मनिष्ठ विधि के अंदर हम रख सकते हैं। परंतु अगर इसके अंदर दो व्यक्तियों का अध्ययन हो रहा है तो ये विधि क्या कहलाएगी, वस्तुनिष्ठ विधि कहलाएगी। दूसरी इस विधि के अंदर कौन सी है वस्तुनिष्ठ विधि, हमारी निर्धारण मापनी, निर्धारण मापनी। और तीसरी है क्रम निर्धारण मापनी। और चौथी है समाज मितीय विधि। अब हमें सबसे पहले तो इन विधियों के प्रवर्तक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न केवल वहीं से ही आएंगे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रश्नावली विधि जो है वो किसने दी थी, निर्धारण मापनी विधि किस के प्रवर्तक कौन है, या क्रम निर्धारण मापने के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए प्रश्नावली विधि के बारे में मैंने आपको बाल विकास तब करवाया था जब मैंने आपको बता दिया था कि इस प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक जो है, जो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने प्रश्नावली शब्द का या प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया उसका नाम है आर.एस. वुडवर्थ। आर.एस. वुडवर्थ, ठीक है। और निर्धारण मापनी विधि के जो प्रवर्तक हैं वो उनका नाम है फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन। और क्रम निर्धारण मापनी के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है लुईस थर्स्टन। लुईस थर्स्टन। लुईस थर्स्टन क्या है, क्रम निर्धारण मापने के प्रवर्तक हैं। और समाज मितीय विधि के प्रवर्तक कौन है, जे.एल. मेरिनो। जे.एल. मेरिनो, ठीक है। अब इनके प्रवर्तक हमें पता लग चुके हैं कि प्रश्नावली विधि के निर्धारण मापने के और क्रम निर्धारण मापने के प्रवर्तक कौन है। अब हमें ये पता करना है कि इन विधियों के अंदर किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्तित्व के मापन का। तो देखिए प्रश्नावली विधि के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार से एक व्यक्ति को एक पेज दे दिया जाता है और उस पे कम से कम 10% या 15% इस प्रकार से लिख दिए जाते हैं और उसे कह दिया जाता है कि आप इन प्रश्नों के आंसर जो है वो इनके सामने लिखिए, ठीक है। एक व्यक्ति का अगर दो व्यक्तियों का कई, जैसे क्लास के अंदर कई सारे बच्चे हैं, उनको पेज पे 5 या 6% लिखकर उनको दे दिए जाते हैं और उनका आंसर उनके सामने उनको लिखना होता है।
तो वो क्या चीज है, वो प्रश्नावली का मदद, कोई आवली बनाकर या प्रश्नावली बनाकर हम किसी के व्यक्तित्व मापन का या किसी के ऊपर शोध करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रश्नावली कहलाती है। देखिए जब आपने देखा होगा कि जनसंख्या के बारे में जब जनसंख्या की गणना की जाती है तो या वोटों या इलेक्शन के टाइम के अंदर या कोई ऐसा कोई सर्वे जब गवर्नमेंट करवाती है तो आपके घर पे कुछ गवर्नमेंट के कर्मचारी आते हैं और उस प्रकार से उनका एक वो पेज लेकर आते हैं, उसमें कई सारे प्रश्न लिखे होते हैं। अब उन प्रश्नों के वो आपसे क्या है प्रश्न पूछते हैं या आपको वो पेज दे दिया जाता है, आपसे वो प्रश्न भरवाए जाते हैं, उनके आंसर आपसे भरवाए जाते हैं। तो वो क्या है, वो प्रश्नावली विधि के माध्यम से क्या है कि वो आपका अवलोकन कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं, तो वो प्रश्नावली विधि है। देखिए इंटरव्यू साक्षात्कार विधि के अंदर क्या था कि हम व्यक्ति से लिखित प्रश्न मौखिक प्रश्न पूछ रहे थे, परंतु प्रश्नावली विधि के अंदर क्या होता है, हम मौखिक प्रश्न लिखित प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए इस विधि को हम क्या कह सकते हैं, लिखित विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली विधि के अंदर इतना होता है। हमें इतना सा याद रखना है कि इस प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है, आर.एस. वुडवर्थ है और लिखित विधि से विधि को कहा जाता है। अब बात आती है निर्धारण मापने की। देखिए निर्धारण मापने का मतलब क्या होता है, निर्धारण मापने, आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया होगा, कई बार आपके सामने या कोई न्यूज़पेपर के अंदर इस प्रकार से कोई प्रश्न आता है कुछ भी, जिसके अंदर क्या लिखा होता है, आंसर के अंदर सहमत है या असहमत है या तटस्थ, इस प्रकार से हाँ नहीं, पता नहीं या कुछ भी नहीं, मतलब इस प्रकार से कोई प्रश्न का आंसर अगर आपसे लिया जाता है तो वो क्या होता है, निर्धारण मापने, आपसे निर्धारण किया जाता है। अगर आपने इसका आंसर असहमत, देखिए जब आपने बीएड करने के लिए और बीएसटीसी करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उस एंट्रेंस एग्जाम में आपके टीचिंग मेथड नाम से कोई एक सब्जेक्ट लगा था, जिसके करीबन 150 नंबर का 50% आए थे उसके। ठीक है, 150 नंबर का था, 150 नंबर के जो प्रश्न उसके अंदर आए थे, उनमें क्या था, हर ऑप्शन के क्या थे, हर ऑप्शन के क्या थे, नंबर थे। इसके 2 नंबर, इसके 3 नंबर, इसका 1 नंबर और इसका 0 नंबर। इस प्रकार से आपका निर्धारण, आपने अगर 1 नंबर आंसर दिया, ए को आपने सिलेक्ट किया तो आपको 2 नंबर दिए गए, बी को किया तो 3 नंबर दिए गए, सी को किया तो 1 नंबर और डी को किया तो 0 नंबर। तो इससे क्या आपकी सोच का निर्धारण किया जाता है कि आपकी सोच कैसी है। अलग अलग व्यक्तियों से प्रश्न पूछ के अलग अलग व्यक्तियों की सोच का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो ये होता है निर्धारण मापने के अंदर। अब बात आती है क्रम निर्धारण मापने। देखिए क्रम निर्धारण मापने के अंदर आपके गुणों और अवगुणों को क्रम से लिखा जाता है। देखिए इधर लिखिए आपके गुण और इधर लिखे आपके अवगुण। आपको ये दिया जाता है, आपके गुणों का मापन करके, आपके व्यक्तित्व का मापन करके, आपके गुणों में सबसे पहले जैसे मान लो आती है ईमानदारी, उसके बाद आती है कर्तव्य निष्ठा, उसके बाद सत्य बोलना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके गुण हैं, जिसमें अभी इसमें देखिए उनको गुणों को किस प्रकार से लिखा जाता है। जो पहला गुण सबसे ज्यादा विद्यमान जो आपके अंदर होगा उसको पहले नंबर पे लिखा जाएगा, दूसरा जो गुण है वो आपका दूसरे नंबर पे, और तीसरा जो गुण है, ये गुण क्या इनके अंदर कमी होती है, ये गुण इससे कम है और ये इससे कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्रम निर्धारण किया जाता है गुणों और अवगुणों का कि कौन सा गुण है। जैसे मान लीजिए आपका झूठ बोलना सबसे ऊपर नंबर पे, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं तो झूठ आपका 1 नंबर पे होगा। उसके बाद में आपके जो बाकी के अवगुण है वो आपके अवगुण है, आलस्य मान लीजिए आपका झूठ से भी कम है, तो उसका निर्धारण किया जाता है कि कौन सी चीज आपके अंदर ज्यादा और कौन सी चीज आपके अंदर कम है। तो इस प्रकार से एक क्रम निर्धारण किया जाता है और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लुईस थर्स्टन ने किया था। देखिए अब बात आती है समाजमितीय विधि। समाजमितीय विधि में कुछ
संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है एक व्यक्ति के व्यवहार को मापने के लिए। किस प्रकार से देखिए, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, हमें इस व्यक्ति का व्यवहार जानना है और इसके अंदर क्या नाम आया, समाज। तो किसके माध्यम से, समाज के माध्यम से। हम किसके माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन समाज के माध्यम से। मान लीजिए इसका एक व्यक्ति है, इसका जो रिलेटिव है, इससे हमने पूछा कि ये व्यक्ति कैसा है, तो इसने इस प्रकार से कोई आंसर दे दिया। एक व्यक्ति है और है इसका रिलेटिव, इससे आंसर पूछा, फिर एक और है, इससे आंसर पूछा, इससे पूछा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या पूछे, आंसर पूछे। अब देखिए इसमें बोलकर नहीं कहा जाता है व्यक्ति ने आंसर किस प्रकार से दिया, हमने जो इसका डायग्राम बनाया वो किस प्रकार से बनाया। मान लीजिए इस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, तो अच्छा के लिए हमने कौन सा संकेत दिया, इस प्रकार से, ये तो हुआ अच्छे के लिए। और ये कहा कम अच्छा, या हम कह सकते हैं थोड़ा कम, तो थोड़े कम के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा अच्छा है, तो ज्यादा के लिए हमने ये साइन दे दिया। और हमने कहा कि बुरा, तो बुरे के लिए हमने कौन सा साइन दे दिया, प्लस का, ठीक है। तो अब इस डायग्राम के अंदर जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्तर हमें जो संकेत प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त हुआ, ये वाला प्राप्त हुआ। देखिए 1, 2 और 3, ये एक बार है, ये भी एक बार है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो सर्वाधिक आंसर हमें प्राप्त हुआ वही संकेत का प्राप्त हुआ, यानी कि वो व्यक्ति क्या है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति का क्या है, समाज के माध्यम से और संकेतों के माध्यम से हम किसी व्यक्ति का क्या करते हैं, मापन करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी वस्तुनिष्ठ विधियां। इसके अंदर 4 विधियां हैं, आपको इनके प्रवर्तक याद रखने हैं और बस इन्हीं में से आपके प्रवर्तक में से ही आपकी क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रक्षेपीय विधियां। देखिए प्रक्षेपीय विधियों का जो हमने अर्थ बताया था वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन तो सबसे पहली बात, तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है। देखिए 3 नंबर जो विधियां हैं हमारी वो है प्रक्षेपीय विधियां। कौन सी है, प्रक्षेपीय विधियां। अब बात आती है कि प्रक्षेपीय विधियों में किस प्रकार से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो देखिए प्रत्येक प्रक्षेपीय विधियों में अचेतन मन, किसका, कौन से मन का, हमारे मन के कौन से हिस्से का मापन किया जाता है, अचेतन मन का। अचेतन मन का मापन अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ, प्रक्षेपीय विधियों का अचेतन मन का मापन किसके माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से। और ये प्रश्न 2 बार आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर, एक बार ये सीटेट के एग्जाम में आ चुका है और एक ये अन्य भी कोई वैकेंसी के अंदर आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि प्रक्षेपीय का अर्थ क्या होता है, अचेतन मन का मापन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि इनके अंदर कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए सबसे पहले इसके अंदर कौन सी है, कर्म विधि। कर्म, हम इन प्रक्षेपीय विधियों को प्रविधि कहेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी विधियां हैं, हमें सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए, ज्यादा इनके अंदर कुछ भी नहीं है, इनके नाम पता होना चाहिए कि प्रक्षेपीय विधि के अंदर कौन सी विधि आती है, हमें इतना सा पता होना चाहिए।
छोटी छोटी विधियां हैं और ये विधियों की सहायता करती है, इसलिए क्या है, क्रम प्रविधियां कहलाती है। प्रविधि का अर्थ क्या होता है, विधियों की सहायता करने के लिए जो छोटी विधि का प्रयोग किया जाता है वो विधि कौन सी कहलाती है, प्रविधि कहलाती है। दूसरी है इसके अंदर अभिव्यक्ति विधि। अभिव्यक्ति प्रविधि। तीसरी है इसके अंदर साचर्य विधि। और चौथी है रचना प्रविधि। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर है आपकी रिक्त पूर्ति विधि। ठीक है, तो ये 5 विधियां हैं। इसके अलावा 3-4 जो अन्य विधियां, जो बड़ी विधियां, उनको हम इनको पढ़ने के बाद में आगे अध्ययन करेंगे। देखिए, क्रम विधि के अंदर क्या होता है, कई बार जैसे आपके टीचिंग एबिलिटी जो रीजनिंग का पेपर देते हैं उसके अंदर आपको दिया होता है क्रम निर्धारण कीजिए, क्रम में रखिए। आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, किताब, मिठाई, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी, इस प्रकार के कुछ शब्द दे दिए गए। अब आपको कहा कि आप सबसे पहले किस चीज को चाहते हैं, तो आपने कहा कि जी मैं तो कार को चाहता हूं, यानी कि आपका व्यक्तित्व भी क्या है, वैसा ही है। आपने कहा कि मोटरसाइकिल, तो आपका व्यक्तित्व भी कैसा है। आपने मिठाई को चुना, यानी कि आप खाने के शौकीन हैं। तो इस प्रकार से आपका व्यक्तित्व मापन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है अभिव्यक्ति विधि की। अभिव्यक्ति के अंदर आपको कोई, जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज या स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कई बार किसी भी प्रतियोगिता होती है, जैसे मान लीजिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे आपकी कोई प्रतियोगिता, आपको एक टॉपिक दे दिया गया अहिंसा। अब आपको इस अहिंसा के ऊपर क्या करना है, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करनी है। आपकी सोच के आपने इस पे स्पीच दी, आपने इस पे क्या दी, स्पीच दी, और स्पीच देकर आपने अपनी क्या की, अभिव्यक्ति को व्यक्त किया। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति का मापन किया जाता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, रिक्त पूर्ति विधि के अंदर फिर आती है साचर्य विधि, उनके नाम याद रखना। और फिर रिक्त पूर्ति के अंदर कोई भी आपको रिक्त स्थान, जैसे मान लीजिए आपको कोई, जैसे अखबार के अंदर आपके देखा होगा आपने कि ऐसे कुछ अंश कटे हुए होते हैं किसी चित्र के, और उनको आपको जोड़ना होता है, और जोड़कर आपने जो चित्र बनाया उससे आपके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ये तो थी छोटी छोटी विधियां। अब जो प्रेक्षेपीय विधि में जो इंपॉर्टेंट विधियां आती है वो हमारी नेक्स्ट 4 विधियां हैं। उनके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी TAT। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो अगली पहली विधि है वो है IBT, जिसका क्या नाम है, इंक ब्लॉक टेस्ट, और इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, शाही धब्बा परीक्षण। शाही धब्बा परीक्षण। ठीक है, IBT का अर्थ क्या होता, इंक ब्लॉक टेस्ट, या हम इसे कह सकते हैं शाही धब्बा परीक्षण। अब इस विधि का प्रवर्तक कौन है, देखिए सबसे पहले हमें ये या पता होना चाहिए कि इस विधि का प्रवर्तक कौन है। तो इस विधि का जो प्रवर्तक है उसका नाम है हरमन रोड्सा। क्या नाम है, हरमन रोड्सा। हरमन रोड्सा क्या है, इसका प्रवर्तक है, और हरमन रोड्सा ने 1921 के अंदर इस विधि का सर्वप्रथम क्या किया था, प्रयोग किया था, इसलिए इसका प्रवर्तक हरमन रोड्सा को माना जाता है। अब देखिए इस विधि के अंतर्गत होता क्या, इस विधि के अंदर कुल कितने कार्ड होते हैं, इसमें कुछ कार्डों की सहायता ली जाती है। कार्ड जो होते हैं आपके, उन कार्ड की सहायता ली जाती है, और कुल कार्ड कितने होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। और 10 कार्ड भी क्या अलग अलग भागों में डिवाइड किए होते हैं,
जिसके अंदर 2 कार्ड कोई अलग रंग के होते हैं, 5 कार्ड कुछ और अलग कलर के होते हैं और 3 कार्ड कुछ और कलर के होते हैं। जैसे 2 कार्ड मान लीजिए, इसके अंदर 2 कार्ड जो है वो काला और सफेद, इन 2 रंग के होते हैं, काले और सफेद रंग के, यानी कि उस कार्ड के अंदर आधा रंग क्या होगा, काला होगा और आधा क्या होगा, सफेद होगा। ऐसे 2 कार्ड होंगे और 5 कार्ड होंगे, उनमें 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? काला प्लस सफेद और प्लस लाल, इस प्रकार से होंगे। मान लीजिए ये कोई कार्ड है, इसके अंदर आधा रंग काला है, ये मान लीजिए लाल है और ये क्या है, सफेद है। तो इस प्रकार से कितने कार्ड होंगे? 5 कार्ड होंगे और 3 जो कार्ड होंगे वो बहुरंगी होंगे। क्या होंगे? बहुरंगी। ऐसे कार्ड होगा और उस पे अनेकों प्रकार के कलर होंगे, अलग अलग प्रकार के। तो इस प्रकार से कार्डों की संख्या होती है और आपको ये चीज याद रखनी है और अच्छे से याद रखनी है कि प्रश्न यहीं से ही पूछा जाता है कि हरमन रोडसा की इंक ब्लॉक टेस्ट या शाही डब्बा परीक्षण विधि के अंदर कुल कार्डों की संख्या कितनी है? तो 10 कार्ड है। उसमें 2 कार्ड कौन से हैं? काले और सफेद रंग के होते हैं और 5 कार्ड कौन से होते हैं? काले, सफेद और लाल रंग के होते हैं और 3 कार्ड कौन से होते हैं? बहुरंगी होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मान लीजिए इसके अंदर परीक्षण की इस प्रकार से किया जाता है, एक कार्ड लिया जाता है इस प्रकार से। अब इस कार्ड के अंदर एक ऐसा चित्र बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये कोई चित्र हमने बनाया इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए ये कौन सा रंग है? 3 कार्ड वाला हमने रंग कौन सा लिया? 5 कार्ड वाला। ठीक है, ये हमने ले लिया, 3 रंग वाला हमने कार्ड ले लिया। 3 रंग वाले का कार्ड में एक चित्र बनाया जाता है। जैसे ये मान लीजिए कोई हमने चित्र बनाया, इस प्रकार से हमने कोई चित्र बनाया। अब मान लीजिए ये तो रंग कौन सा है? काला। ये बीच में जो कलर है वो क्या है? सफेद। और ये जो यहां कलर दे रखा है ये हो गया लाल। अब 3 कलर है और आपसे पूछा गया कि ये चित्र किसका है, तो आपने बोल दिया कि जैसे मान लो आपको ये लगा कुछ ऐसे ही घोड़ा लगा या कुछ भी लगा, बत्तख लगा या कुछ भी लगा, आपने बोल दिया। असल में ये चित्र किसी का भी नहीं होता, किसी का भी ये चित्र नहीं होता। परंतु अगर आपको, कई बार हमने देखा होगा कि जैसे आसमान के अंदर बादल है, आसमान में क्या है? बादल है और उनमें कोई आकृति बन जाती है, किसी ऐसी हमें देखने से प्रतीत होता है कि ये तो यार कोई आकृति बन गई और हमने झट से जवाब दे दिया तो आकृति घोड़े की है। तो उस चीज से पता लगता है कि असल में वो आकृति किसी की भी नहीं होती है, परंतु हमें देखने से जो हमारे अचेतन मन के अंदर जो चीज होती है वो सबसे पहले बाहर निकलती है और हमारे व्यक्तित्व का मापन हो जाता है। यानी कि हमारे व्यक्तित्व का मापन इस प्रकार से किया जाता है कि हमारे अचेतन मन में सबसे पहली बात कौन सी होगी। इस प्रकार से इसके अंदर शाही डब्बा परीक्षण के अंदर ऐसे डब्बे होते हैं शाही के, इसलिए इसको शाही डब्बा परीक्षण विधि कहा जाता है, जो हरमन रोडसा ने 1921 के अंदर इसका सबसे पहले प्रयोग किया। इसके अंदर याद क्या रखना है? सबसे पहले इसके प्रवर्तक का नाम और इसका फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शाही डब्बा परीक्षण। और इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर कुल कार्ड कितने होते हैं? तो 10 कार्ड होते हैं। 10 कार्डों के अंदर 2 कार्ड जो है वो काले और सफेद रंग के होते हैं और इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी जो आगे वाले 3 विधियां हैं इंपॉर्टेंट। अब देखिए आगे जो हमारी विधियां हैं, टीएटी, सीएटी और एसएटी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? टीएटी। दूसरी है सीएटी और तीसरी है एसएटी। इसका अर्थ क्या होता है? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। थेमेटिक का मतलब क्या होता है? प्रासंगिक,
एप्रिसिएशन का अंतर्बोध परीक्षण 80 तो सभी के अंदर है, यानी कि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। दोनों नाम याद होने चाहिए आपको। इसका क्या नाम होगा? इसका चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि बालक अंतर्बोध परीक्षण। इसका क्या होगा? सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि वयस्क अंतर्बोध परीक्षण। ये तो थे इनके उपनाम या इनके फुल फॉर्म। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट बालक अंतर्बोध परीक्षण, सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट यानी कि वयस्क अंतर्बोध परीक्षण, ये थे। अब इनके प्रवर्तकों के नाम हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की। इसके अंदर दो प्रवर्तक हैं इसके, एक है सीडी मॉर्गन, एक है सीडी मॉर्गन और दूसरे हैं आपके HR मुर्रे। सीडी मॉर्गन और HR मुर्रे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे CAT। इसके जो प्रवर्तक हैं लियोपोल्ड बेलक। इसके भी प्रवर्तक कौन है? लियोपोल्ड बेलक। ये आपके प्रवर्तक हैं, इनके याद रखने हैं आपको। ये यहां से ही प्रश्न आता है ज्यादातर कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी CAT की विधि के प्रवर्तक कौन है, तो सीडी मॉर्गन और HR मुर्रे, और CAT और SAT के लियोपोल्ड बेलक। ठीक है, अब इनके अंदर हमें क्या रखना है? तीसरी जो बात हमें याद रखनी है वो क्या रखनी है कि इनके अंदर कार्ड कितने होते हैं। इसके अंदर कार्ड कितने होते हैं और इसके अंदर कार्डों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर टोटल कार्ड कितने होते हैं? 31। 31 में 30 तो होते हैं रंगीन कार्ड, प्लस एक कार्ड क्या होता है? सफेद होता है। ये हमें याद रखना है। 30 तो होंगे कलर्ड या रंगीन होंगे और एक क्या होगा? व्हाइट या सफेद होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 और इसके अंदर कार्डों की संख्या क्या होती है? 16। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। नंबर 1 इसकी फुल फॉर्म, नंबर 2 प्रवर्तक, नंबर 3 कार्डों की संख्या, नंबर 4 जो बात हमें याद रखनी है वो कौन सी है कि इस विधि के अंदर कब से कब तक के लोग बच्चों का परीक्षण किया जाता है। तो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के अंदर 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों, 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है, और CAT के अंदर 10 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है या 10 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों का अध्ययन किया जाता है, और इसके अंदर 50 वर्ष से ऊपर और वयस्क लोगों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यह हमें याद रखना है। नंबर 4 आपकी कौन सी बात है कि कब से कब तक इसमें प्रयोग किया जाता है बच्चों का? तो 3 से लेकर 6 वर्ष तक, इसमें 10 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष के, और इसमें वयस्क लोगों का या 50 वर्ष से ऊपर के लोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो इनके अंदर हमें याद रखनी है। और इन वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद रखने वाला है। आपको ये चीजें याद रखनी है, यहीं से ही प्रश्न उठते हैं। पहला फुल फॉर्म से, दूसरा प्रवर्तक से, तीसरा कार्डों की संख्या, और चौथी जो बात है वो कौन सी उम्र के अंदर ये प्रयोग में ली जाती है। तो इस प्रकार से हमने मित्रों हमने आज व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में पढ़ा, और इसी के साथ हमारा व्यक्तित्व टॉपिक जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। आगे हम अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।